बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच अमेरिका का बड़ा दावा। मिडिल ईस्ट में F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। F-16 लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैनात हुआ है। ऐसे में लड़ाकू विमान की तैनाती की लोकेशन अभी तक पता नहीं है। F-16 लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन यहां पर तैनात किया गया है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बीच अमेरिका ने यह बड़ा दावा किया है। मिडिल ईस्ट में F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि F-16 लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैनात हुआ है, लेकिन लड़ाकू विमान की तैनाती की जो लोकेशन है वो अभी तक पता नहीं। तो बड़ा दावा अमेरिका यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग लगातार बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन वहां पर जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में F-16 लड़ाकू विमान तैनात किया गया। वही वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 12 एयर डिफेंस इजराइल में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैनाती की गई है। अमेरिका 12 एयर डिफेंस भेजेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 12 एयर डिफेंस हैं। ऐसे में इजराइल में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैनाती कर दी गई है, लेकिन जमीनी ऑपरेशन की अभी तक परमिशन नहीं मिली है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका 12 एयर डिफेंस वहां पर भेजेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान सामने आया है। इजराइल पर हमले की तुलना उन्होंने मुंबई हमले से की है। आतंकवाद गैर कानूनी और अनुचित है, ब्लिंकन बोलते हुए नजर आए। चाहे वो नैरोबी, बाली में या फिर मुंबई में, इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। तो आतंकवाद गैर कानूनी और अनुचित, ब्लिंकन बोलते हुए नजर आए। हमले की तुलना मुंबई हमले से करते हुए नजर आए। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। सेना अगले चरण का सामना कर रही है। नेतन्याहू ये बोलते हुए नजर आए हैं, हमास को कुचलना ही हमारा काम। नेतन्याहू ने बॉर्डर पर सैनिकों से बात भी की है और अब जल्द ही यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी की जा रही है। नेतन्याहू ने बॉर्डर पर सैनिकों से बातचीत की है, साथ ही हमास को कुचलना ही हमारा काम। नेतन्याहू ये बोलते हुए नजर आए। सेना अगले चरण का सामना कर रही है। ये पूरा बयान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का सामने आया है। सेना अगले चरण का सामना कर रही है, हमास को कुचलना ही हमारा काम। और चलिए अब महाराष्ट्र से आपको खबर बताते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में बॉयलर में आग लग गई। पास की इमारत भी आग की चपेट में आ गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो भिवंडी में ये पूरा हादसा हुआ। बॉयलर में आग लग गई, जिसके चलते पास की इमारत इस पूरी आग की चपेट में आ गई और बड़ी मशक्कत के बाद यहां पर इस पूरी आग पर काबू पाया गया। और आप देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बॉयलर में यह आग लगी थी, जिसके बाद जो पास में बनी इमारत थी उसने भी आग पकड़ ली। भीषण आग यहाँ पर पकड़ ली थी। आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। भिवंडी में ये बॉयलर था जिसने आग पकड़ी थी, जिसके बाद पास की इमारत में भी आग लग गई और बेहद मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गहरे मातम में डूबा हुआ है। वजह बना है अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कोई नया विवाद नहीं हुआ। इस बार अफगानिस्तान ने क्रिकेट के पिच पर पाकिस्तान को ऐसी पटखनी दी कि पूरा पाकिस्तान गम के समंदर में गोते लगा रहा है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंद दिया। ये पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की पहली जीत है और इस जीत से अफगानिस्तान में जश्न है, वही पाकिस्तान में शोक जैसी लहर है। 4 मैच हार गई, 3-4 मैच हार गई वाली हुई। अफगानिस्तान से आज मैच हार रहे हैं, इनसे नहीं जीत सकते तो बाकी टीमें तो फिर जाहिर सी बात है वो तो इनको वैसे ही बाहर कर देंगे। अफगानिस्तान ने पकड़ के मेरे पापड़ का घंटा बजा दिया अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान में इस बार टीवी नहीं टूटे, सड़क पर बवाल नहीं हुआ, लेकिन क्रिकेट की हार का दर्द ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान गमजदा है। मातम इतना गहरा है कि कम होने का नाम नहीं लेता। आम से लेकर खास सारे पाकिस्तानी गम के समंदर में गोते लगा रहे हैं। अफगानिस्तान ने पकड़ के मेरे पापड़ का घंटा बजा दिया अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान ऑफिशियली टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। इन बगैरतों को वापस बुलाओ इनको। यार ये कौन सी बदतमीजी है? इन जलीलों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। आज अफगानिस्तान की टीम बची हुई थी और इन्होंने आज अफगानिस्तान के सामने भी अपना मुंह काला करवा दिया है। आज अफगानिस्तान ने भी इनका मुंह काला करके इनके जो गले में जूते डाले हैं। आज के बाद इनके मैच के साथ बाइकआउट है भाई साहब। पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने उनकी टीम को पटखनी दे दी। इस हार से पाकिस्तान में हाहाकार है। आज मैं जितना हर्ट हूँ
तो अपने पूरे कैरियर में इतना हर्ट फील हुआ, लेकिन हम हमेशा चादर डाल देते हैं वो पर, हम छुपा लेते हैं अपने। अरे हमारी एक ही एंटरटेनमेंट बची है। यस, अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करें? हम गरीबों के लिए सिर्फ एक ये खुशी होती है कि कब हम मैच जीत जाएंगे, और वो आज तक हमें नहीं मिल रही। आंसू, गम और गुस्सा आखिर क्यों ना हो, जिन्नालैंड बदहाली में डूबा है। आवाम को 2 जून की रोटी बमुश्किल मिल रही है। ऐसे में क्रिकेट ही है जिसमें एक जीत पाकिस्तानियों के दुखों को रफू करने का काम कर देती। लेकिन चेन्नई की पिच पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि उस दर्द की तड़प बहुत दूर तक चली गई। अफगानिस्तान से हार जाना ये बायसे शर्मिंदगी है मेरे ख्याल में। बाबर आजम की है, जब आप 50 कर चुके हैं, जब आप 70 क्रॉस कर चुके हैं, आपको बॉल फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाती है। आप उसका कंपैरिजन करते हैं विराट के साथ, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हैं तो इनसे भी हार रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही फारग है ना। अफगानिस्तान से हारना नहीं बनता था, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है। अफगानिस्तान से तो बिल्कुल हारना नहीं बनता। जो नजर आ रहा है उसकी सूरत हाल के मुताबिक तो ये बाहर ही है। पहले भारत से हारने पर पाकिस्तान में कोहराम होता था, टीवी टूटते थे, अपनी ही क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तानी सड़क पर उतर आते थे। फिर पाकिस्तानी किसी तरह खुद को दिलासा देते थे, खुद को समझाते थे हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है। लेकिन इस बार हार अफगानिस्तान के हाथों हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस बार उस अफगानिस्तान से हारी है जिसे वो कल का बच्चा समझते थे, इसलिए इस हार का दर्द भी ज्यादा है। 14 से 15 साल का बच्चा एक 50 साल के बंदे को हरा दे तो समझ नहीं आता। ये मतलब के बेईमान हो चुके हैं, इनको कोई तरीका नहीं है खेलने का। इनसे तो ये हमारे गली मोहल्ले के क्रिकेटर बहुत अच्छे खेल लेते हैं। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको पाकिस्तान वापस भेज दें, बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। इनका कोई ये मतलब कि इनको सिर्फ ये है कि हमारी शादी हो जाए। अफगानिस्तान को खुद से छोटा समझने वाले पाकिस्तानियों के लिए ये हार जैसे मुंह पर करारा तमाचा है। पाकिस्तानियों को ये हार इसलिए भी रुला रही है क्योंकि आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 2 टीम है, वहीं अफगानिस्तान दुनिया की 9वें नंबर की क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान ने अपना पहला वनडे 1973 में खेला था, जबकि अफगानिस्तान ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच उसके 36 साल बाद यानी 2009 में खेला। पाकिस्तान ने 1992 में वनडे वर्ल्ड कप जीता, जबकि अफगानिस्तान अब तक कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाया है। पाकिस्तान को 1952 में टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिला, जबकि अफगानिस्तान को 2018 में टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिला है। यानी क्रिकेट के हर मोर्चे पर पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान पिछड़ा हुआ नजर आता है। ऐसी टीम से ऐसी शर्मनाक हार पाकिस्तानियों को जार जार रुला रही है। उनसे हार गए जिनको हमने क्रिकेट सिखाई है। वही आसरा मतलब कुछ सोच सकता था, ख्वाब में नहीं सोचा था यार कि अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान हमारी इस तरीके से करके जाएगा। पाकिस्तान का दर्द अफगानिस्तान से आ रही जश्न की तस्वीरें भी बढ़ा रही हैं। तालिबान की कट्टरपंथी हुकूमत के चंगुल में फंसे आम अफगानियों को अरसे बाद जश्न मनाने की एक बड़ी वजह मिली। पूरा अफगानिस्तान इस जश्न में डूबा है। अफगानिस्तान के लिए इस जीत का मतलब इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये उसकी पहली जीत है। ये वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा रन चेज है। अब तक 7 मुकाबलों में पाकिस्तान एक तरफा जीतता रहा। अब पहली बार जीत अफगानिस्तान को नसीब हुई है। हम लोगों के लिए वर्ल्ड कप है, नया मैच है, हम लोगों के लिए वर्ल्ड कप है। हम लोग जिसके लिए आया वही काम 11 स्कोर ने कर लिया। बार बार पाकिस्तान हमसे बच रहा था, लास्ट बॉल में ऊपर वाला उसका साथ देता था, लेकिन आज ऊपर वाला भी हमारा साथ था। अफगानिस्तान ने वही कर दिया जो करना चाहता था। पाकिस्तान के हार के इस जख्म पर नमक लगाने का काम किया अफगानिस्तानी क्रिकेट ज़ारदान ने, जिन्हें पाकिस्तान से हुए मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। श्रीलंका पर जीत के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने जीत को गाजा को समर्पित किया था। वहीं अफगानिस्तान की जीत के हीरो रहे इब्राहिम ज़ारदान ने जीत को उन अफगानी शरणार्थियों के नाम समर्पित किया जिन्हें पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। दरअसल कभी तालिबान को पालने वाले पाकिस्तान के रिश्ते अब अफगानिस्तान के साथ तल्ख हैं। इन रिश्तों में तल्खी गाहे बगाहे बॉर्डर पर गोलियों की तड़तड़ाहट के तौर पर नजर आती है। इसलिए पाकिस्तान को ये हार और दुख दे रही है। इंडिया को छोड़ो, ये खाली कप चाय कभी नहीं लेके जा सकते, ये वर्ल्ड कप तो दूर की बात। 3-4 मैच हार गई, कुत्ते वाली हुई है। चेन्नई की पिच पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चित कर दिया। क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में यह दर्ज हो चुका है। इस हार के बाद पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि हार का मुख्य किरदार कौन है। इस चर्चा में पहली उंगली पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ उठ रही है।
6 to 8 months रमीज़ के बाद चेयरमैन आए, 3 महीने 4 महीने वो आए, उन्होंने आते ही कोचिंग स्टाफ स्ट्रेट वे चेंज किया पाकिस्तानी, जिसको 10 लाख रुपए महीना मिल रहा था सकलैन को और मोहम्मद यूसुफ को जो तनख्वाह थी उनकी वही मिली, एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं दिया। आपने हम फाइनल में पहुंचे T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर इन ऑस्ट्रेलिया विद सकलैन एंड जो भी उसकी टीम थी। आप आए चेयरमैन, आउट ऑफ द ब्लू आया आपने आते ही सब कुछ दिया, पांचा जिसे नहीं कहते फेर दिया, निकालो अपने बंदे रखो। आपको बाहर के फॉरेन बड़े पसंद थे, कोई नई ऑप्शन मिली, आपने कहा चलो इसको ऑनलाइन ही रख लेते हैं बिकॉज मुझे ये बंदा चाहिए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्लीज़ एज ए सीनियर, एज मेरे बड़े हैं आप लोग, जो भी चेयरमैन बनता है थोड़ा मुल्क का सोच लिया करें प्लीज़, थोड़ा मुल्क का सोच लिया करें। क्या काम एक सहाफ़ी का चेयरमैन बन जाता है, कहाँ से उठता है एक चेयरमैन, बंदा उठता है चेयरमैन लग जाता है। कभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का लोहा दुनिया के दिग्गज मानते थे, लेकिन आज अफगानिस्तान जैसी टीम के आगे भी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी कह रहे हैं सारा दोष उस सिस्टम का है जो टीम चुनती है। सुनिए कैसे पाकिस्तानी अपने क्रिकेट बोर्ड यानी PCB की पोल खोल रहे हैं। हमारा पूरा सिस्टम जो है वो क्रिकेट बोर्ड का जो है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये हार जो है हमारी एज ए नेशन बहुत बड़ी हार है और टीम की सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए, ना कि कोई फ्रेंडशिप हो, ना कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, टीम टोटली मेरिट पे होनी चाहिए। और हमारे पास टैलेंट है लेकिन बस उसको नज़रअंदाज किया गया। टीम मैनेजमेंट है ना जो PCB की, वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन इन्होंने गलत की है, सब अपने वो यारी दोस्तियों में लगे हुए हैं, खिलार रहे हैं। जो आमिर को लेके जाना चाहिए था उसको नहीं लेके, इमाद को लेके जाना चाहिए था वो नहीं लेके गए। ये क्या लल्लू पंजू से उठा के ले गए हैं। गुस्सा आता है देख के कि सिलेक्शन, इनकी सिलेक्शन ही नहीं ठीक हुई। वर्ल्ड कप के दौरान अब तक पाकिस्तान की टीम अपने खेल से कम विवादों से ज्यादा चर्चा में रही। कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भारत को दुश्मन मुल्क कहकर सुर्खियां बटोरी, तो कभी हैदराबादी बिरयानी को लेकर पाकिस्तान में चर्चा आम रही। कभी फील्ड पर रिजवान की नमाज की चर्चा रही। अब हार के बाद पूरी टीम निशाने पर है और खास तौर पर बाबर आजम। एज ए क्रिकेटर में एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसी परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि जब नीयतें ठीक नहीं ना हो तो ऐसी परफॉर्मेंस आती है। वो रिजल्ट सामने नजर आ गया। जब आप किसी का रास्ता रोकेंगे अपनी मर्जी से, आप खुदा बन जाएंगे क्रिकेट के, अल्लाह माफ करे, तो फिर रिजल्ट ऐसे आएंगे। और आपने पाकिस्तान की टीम समझ के नहीं चलाई, ये अपनी घर की टीम समझ के चलाई है, जिन्होंने ये मैनेजमेंट रखी है। जो प्लेयर जिनके हाथों में क्रिकेट थी वो समझ रहे थे हम क्रिकेट से बड़े हैं, जो ये नजर आया। तो मेरे ख्याल से शर्मनाक हार है हमारे लिए। बाबर आजम को नहीं पता चलता कि कहाँ पे मैंने किस बॉलर को चेंज करके रोटेट करना है। इंडिया जैसी नंबर 1 टीम जो वर्ल्ड कप में चल रही है, रोहित शर्मा जैसा कैप्टन, वो उनकी होम ग्राउंड है, फिर भी वो लोग पहले बैटिंग नहीं करते, हमेशा टॉस जीत कर पहले वो बॉलिंग को चूज करते हैं। मुझे नहीं समझ आती बाबर आजम किस स्कूल ऑफ थॉट को लेके चल रहे हैं, या उनका क्या, आल्दो अच्छे प्लेयर हैं वो, लेकिन यहाँ पे जो क्लियर नजर आ रहा है वेरी पुअर कैप्टन। बाबर आजम को पाकिस्तानी वंडर बॉय कहते रहे हैं। पाकिस्तानी बाबर की तुलना विराट कोहली से करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हाथों मिली शर्मनाक हार ने पाकिस्तानियों के इस भ्रम को मिट्टी में मिला दिया। अब खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं भला इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंडिया से क्या मुकाबला। फिटनेस लेवल आप देखें, हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूं, इतने उनके मुंह हुए हैं। इस सारी टीम का फिजिकल फिटनेस टेस्ट लें, कोई भी खिलाड़ी फिजिकली फिट नहीं है। सही कह रहे हैं आप, वसीम अकरम साहब ने भी ये कहा है। कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान का फिजिकली फिट नहीं है। ये कहते हैं ना हमारे ऊपर दबाव आता है, ये आपको पता है दबाव क्यों आता है? जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आप दबाव लेते हैं। क्या विराट कोहली के ऊपर दबाव नहीं आया? 3 उसके खिलाड़ी आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में, उसने कैसे उस टारगेट को चेस किया है? क्या विराट कोहली के खिलाफ उसको कल दबाव नहीं आया था जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था? हो गए माजरत के साथ, एक सच्चाई को मान लेना चाहिए, आप उनके करीब नहीं है। पाकिस्तानियों को भारत से हारने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान से इस हार का तसव्वुर भी पाकिस्तानियों ने नहीं किया था। अब पाकिस्तान की सारी उम्मीदें अगले मैचों में दूसरी टीमों की हार जीत के गुणाभाग पर टिक गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तब तक अपनी टीम के लिए पाकिस्तानी अवाम की ये लानत मलानत जारी रहेगी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हाथों हार का मातम है तो अपने देश में चुनावी हलचल तेज है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए तरह तरह की जुगत लगाई जा रही है। इस जुगत में जुटे असदुद्दीन ओवैसी को गाजा का मुद्दा हाथ लगा। मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए कैसे ओवैसी गाजा की रट लगा रही हैं, उसकी बानगी दिखी हैदराबाद में।
फिलिस्तीन के नारे लगाए। फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए। गाजा की आवाम के नारे लगाए। गाजा की आवाम, गाजा की आवाम। मस्जिद अक्सा के नारे लगाए। मस्जिद अक्सा जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। मंच से गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी गई। चुनाव भारत में है, लड़ाई विधानसभा की है, लेकिन गूंज फिलिस्तीन की है। गाजा की है, जेरूशलम की मस्जिद अक्सा की। हैदराबाद में अपनी पार्टी AIMIM के हेडक्वार्टर पर फिलिस्तीन और गाजा पर यह जलसा ओवैसी ने रखा था, जहां असदुद्दीन ओवैसी एक अलग अवतार में दिखाई दिए। किसी बड़े मंच पर ओवैसी को शायद ही पहले इस अंदाज में देखा गया होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का एजेंडा सेट हो गया है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग ने ओवैसी को चुनावी मौसम में एक मौका दे दिया है। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। ओवैसी की पार्टी चुनावी जंग में है, लेकिन मुद्दे लोकल नहीं, इंटरनेशनल है। मुद्दा गाजा है, मुसलमान है, इजराइल के खिलाफ आग है और दुहाई दी जा रही है इस्लाम की। असल में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनमें तेलंगाना में 13%, राजस्थान में 9%, मध्य प्रदेश में 7% और छत्तीसगढ़ में 2% मुस्लिम आबादी है। इसी मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी दावेदारी जता रहे हैं, इसलिए गाजा और फिलिस्तीन के बहाने गोलबंदी करने में जुटे हैं। यहां बैठकर गाजा की आवाम की तकलीफ को महसूस करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ फरमाइए। आज आपको कुर्सी नहीं मिली तो आप खड़े रहने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारी बहन है जिसके पास वो प्रेग्नेंट है, हामिला है, अस्पताल नहीं है। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। हैदराबाद में इस जलसे के जरिए ओवैसी की पार्टी ने कुछ प्रस्ताव भी पास किए। उनमें प्रमुख है गाजा में एक मानवीय गलियारा बनाया जाए ताकि लोगों तक राहत का सामान पहुंचे। गाजा पर इजराइल के हमले तत्काल बंद हो। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जे को इजराइल तत्काल वापस करे। चुनावी मैदान में गाजा के बहाने ओवैसी का ये इमोशनल दांव है। ये वोट में बदलेगा या नहीं, इसका इम्तिहान अभी होना बाकी है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, अगर इजराइल हमास की जंग ना हुई होती तो इन चुनाव में ओवैसी किन मुद्दों को लेकर उतरते? फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए, फलस्तीन, फलस्तीन, फलस्तीन। मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।